अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू दी आर्क यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में कई अहम मिलिट्री अपडेट्स शामिल हैं जिनमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के मुमकिना तौर पर नए हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के बारे में, इंडिया को इस रीजन में एक और नाकामी का सामना और ट्रंप का एक बार फिर इंडिया को जलील करने के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के बारे में। गुज़िश्ता रोज़ फजर के टाइम और इसके कुछ बाद भी बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में मुनफरिद किस्म की स्मोक ट्रेल्स देखी गई हैं, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट किया है। वो मिसाइल जो सिर्फ चंद ममालिक के पास है, जिसकी स्पीड हाइपरसोनिक है, या फिर ये ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर किसी भी एक चैनल ने इस बारे में नहीं कहा कि ये मिसाइल टेस्ट है, बल्कि सभी चैनल्स ये कह रहे हैं कि ये लेंटिकुलर क्लाउड्स हैं। लेंटिकुलर क्लाउड्स एक खास किस्म के बादल होते हैं जो आमतौर पर पहाड़ी इलाकों या ऊंचाई वाले खित्तों में बनते हैं। ऐसे बादल पहले भी कई ममालिक में बनते रहे और लोग इन्हें UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट समझते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे मनाजिर पहले नहीं देखे गए। अगर इन स्मोक ट्रेल्स को देखा जाए तो इस बात पर भी यकीन बढ़ता है कि ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह की स्मोक ट्रेल्स एक महीना पहले चीन में भी देखी गई हैं, जिनके बारे में इंटरनेशनल मीडिया ने यही कहा कि चीन ने अपने एक ICBM का टेस्ट किया जिसके साथ HGV यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इक्विप्ड था। यानी बेसिकली हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट किया गया है, जो कि मुमकिना तौर पर DF-17 है, जो कि 2019 से चीन की फौज में शामिल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और स्पीड मार्क 5 से ज़्यादा है। तो ये देखकर इस बात पर भी यकीन बढ़ जाता है कि पाकिस्तान ने मुमकिना तौर पर HGV का ही टेस्ट किया है। एक और बात जो इस यकीन में इजाफा कर रही है वो ये है कि इन स्मोक ट्रेल्स से 2 दिन पहले पाकिस्तान ने नोटम जारी किया था, यानी अपनी एयर स्पेस बंद की थी, जो कि इस किस्म के टेस्ट के मौके पर अक्सर बंद की जाती हैं। एयर स्पेस बंद करने की कोई वजह ऑफिशियली नहीं बताई गई, ताहम ये भी कहा जा रहा था कि इंडिया पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक एक्सरसाइज कर रहा है, इसी तनाजुर में बंद की गई हैं। एक और बात जो की जा रही है वो ये कि इस टेस्ट के दौरान अमरीका का RC-135S कोबरा बाल एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान की एयर स्पेस के नज़दीक था, जो कि एक ICBM ट्रैकिंग एयरक्राफ्ट है जो कि इस किस्म के टेस्ट की जासूसी करता है। ताहम मुझे तो सर्च करने पर ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन 3 महीने पहले यही एयरक्राफ्ट अरेबियन सी में नजर आया था। तब भी यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ICBM का टेस्ट कर रहा है, इसलिए ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर मौजूद है। ताहम पाकिस्तान ने ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया था। अगर पाकिस्तान ने HGV का टेस्ट किया है तो कुछ सवाल हैं जो कि इस टेस्ट के होने की नफ़ी करते हैं, जैसे कि ये चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों कवर नहीं कर रहा। अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान पाबंदियों की डर की वजह से ये चीज़ छुपा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक ही किस्म की मसलिहत पूरी ज़िंदगी चलती है। पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान इस किस्म का टेस्ट छुपाए। अभी तो सारी बड़ी ताकतें आपकी जेब में है। मेरे ख्याल से यही बेहतरीन वक्त है बताने का, क्योंकि जब आपके दुश्मन को पता चलेगा कि आपके पास इतने ख़तरनाक हथियार हैं तो वो आराम से बैठेगा। और अगर वाकई हम इसे छुपा रहे हैं सिर्फ पाबंदियों की वजह से, तो इंटरनेशनल मीडिया को तो पाकिस्तान हैंडल नहीं कर सकता ना। वो क्यों नहीं इस बारे में बोल रहा? जबकि 1 महीने पहले चीन में यही टेस्ट किए गए तो इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था। पाकिस्तान के मामले में ये तो एक बहुत बड़ी खबर थी और फ्रंट पेज पर आती, ताहम ऐसा नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के पास ये मिसाइल नहीं हो सकता या पाकिस्तान ऐसा टेस्ट नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान ने ये किया होता तो पाकिस्तान इसे सेलिब्रेट ज़रूर करता, और करना भी चाहिए, जैसा कि हमने एटॉमिक बम के टेस्ट के दौरान किया था, जैसा कि हमने शाहीन अबाबिल जैसे मिसाइल्स के टेस्ट के दौरान किया था, वैसे ही ये करते। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो दुनिया की नज़रों से बच जाए या जिसे सेलिब्रेट ना किया जाए। मैं दुआ करता हूँ ये हाइपरसोनिक टेस्ट ही हो, पर जहाँ स्मोक ट्रेल्स ये बता रहे हैं कि ये टेस्ट हो सकता है, वहीं कुछ फैक्ट्स ये भी बता रहे हैं कि ये लेंटिकुलर क्लाउड्स भी हो सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि इंडिया की रीजनल पावर के गुब्बारे से हवा निकल गई है। वो मुल्क जो अपने आप को रीजनल पावर कहता था, अब उस मुल्क के पास इंटरनेशनली कोई भी एयरबेस मौजूद नहीं है। भारत ने ताजिकिस्तान में अपनी वाहिद गैर मुल्की फ़ज़ाई बेस आइनी एयरबेस मुकम्मल तौर पर खाली कर दी है। 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक ये एयरबेस भारत के लिए वस्ती एशिया में एक स्ट्रेटेजिक असासा समझी जाती थी, लेकिन अब भारत को वहाँ से अपना तमाम फौजी साजो सामान समेट कर वापस जाना पड़ा है। भारतीय फ़ज़ाइया
यानी इंडियन एयरफोर्स ने दोशंबे के मगरिब में सिर्फ 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़े इस बेस से लॉक, स्टॉक एंड बैरल यानी मुकम्मल तौर पर इनखला कर लिया है। भारतीय हुकूमत के 2 सीनियर अफसरान ने तस्दीक भी की है कि भारत ने आईनी एयरबेस छोड़ दी है और अब वहाँ हमारी कोई मौजूदगी बाकी नहीं रही। ये बेस भारत ने खुद खाली नहीं की, बल्कि ताजिकिस्तान ने भारत से कहा था कि अपना बोरिया बिस्तरा लपेटो और निकलो यहाँ से। ताजिकिस्तान ने चंद माह कबल भारत को वहाँ से निकलने के लिए कहा था, लेकिन इसके पीछे की मुकम्मल तफसीलात या टाइमलाइन अभी जाहिर नहीं की गई। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने हाल ही में ताजिकिस्तान को अपनी मकामी तैयार करदा Su-30 MKI लड़ाका तैयारे देने की पेशकश भी की थी। ये पेशकश हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हाल की जानिब से की गई थी, लेकिन ताजिकिस्तान ने इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो आईनी बेस सर्द जंग के दौर में सोवियत यूनियन के ज़ेरे इस्तेमाल थी। जब सोवियत यूनियन टूटा तो ये बेस बरसों तक गैर फ़ाल रही। फिर तकरीबन 25 साल पहले ताजिकिस्तान ने भारत को इजाज़त दी कि वो यहाँ एक फ़ौजी अड्डा कायम करे। भारत ने इस बेस पर तकरीबन $70 मिलियन की सरमायाकारी की, रनवे को लंबा किया और 2010 में इसे लड़ाका हथियारों के इस्तेमाल के काबिल बनाया। कहा जाता है कि 2015 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे ताजिकिस्तान के बाद भारत ने यहाँ अपने कुछ सखुई जेट्स भी तैनात किए थे। तकरीबन 150 भारतीय एहलकार, जिनमें बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियर्स भी शामिल थे, इस बेस की देखभाल और तामीरात पर मामूर थे। ये बेस भारत के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल थी। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ अफगानिस्तान और एक तरफ चीन, तो ये भारत के लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर भारत को वहाँ से निकाला क्यों गया। ज़राए का कहना है कि इसके पीछे चीन और रूस का हाथ हो सकता है। चीन, जो ताजिकिस्तान के साथ तकरीबन 470 किलोमीटर की सरहद शेयर करता है, भारत की वहाँ मौजूदगी को एक स्ट्रेटेजिक खतरा समझता है। दूसरी तरफ रूस भी नहीं चाहता कि इसके पुराने असर रसूख वाले इलाके में कोई गैर इलाकाई ताकत यानी भारत जैसे मुल्क के फौजी तैयारे तैनात हों। ताजिकिस्तान भारत का एक करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और दोनों ममालिक शंघाई ताउन तंजीम SCO के मेंबर भी हैं, जिस पर चीन और रूस का बड़ा असर है। जब 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो भारत ने आईनी बेस के ज़रिए वहाँ फंसे भारतीय शहरियों और दीगर गैर मुल्कियों को ज़मीनी रास्ते से ताजिकिस्तान लाकर महफूज तरीके से निकाला था। अब जबकि भारत ने वहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया है, तो ये सवाल एक बार फिर उठता है कि क्या भारत ने वस्ती एशिया में अपनी वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ खो दी है जो इसे पाकिस्तान के खिलाफ एक खामोश दबाव के तौर पर हासिल थी। आईनी बेस की बंदिश न सिर्फ जोग्राफी अहमियत रखती है, बल्कि ये भारत के इलाक़ाई रसाई, सफारती असर व रसूख और अस्करी हिकमत अमली तीनों पर एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ गई है। अब भारत सिर्फ ये सवाल ज़रूर पूछता फिरेगा, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला। मैं पूछना चाहता हूं क्यों निकाला। दोस्तों, ट्रंपू बाज नहीं आने वाला। ट्रंपू हर कुछ दिन बाद इंडिया को ऐसी आग लगा देता है कि ना पूछें। रिसेंटली ट्रंप ने एक खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान 7 नए ब्रांड न्यू तैयारे शो डाउन हुए हैं, जो कि इंडिया के राफेल की तरफ इशारा था। बस ट्रंप अब एक कदम दूर है। ट्रंप बहुत जल्द अब राफेल का नाम भी ले लेगा और मेरा ख्याल है कि ट्रंप ऐसा करके जानबूझकर इंडिया को छेड़ रहा है और तब तक ऐसे छेड़ता रहेगा जब तक इंडिया मुकम्मल तौर पर रूस के असर रसूख से निकलकर पूरी तरह अमेरिका की छतरी तले ना आ जाए। ट्रंपू की इन्हीं हरकतों की वजह से मोदी जी ट्रंपू को फेस नहीं करना चाहते, ना इनकी कॉल उठाते हैं, ना इनसे मिलते हैं। मोदी जी को डर है कि कहीं ट्रंपू इनकी वैसी ही बेइज्जती ना कर दें जैसा कि यूक्रेन के सदर की थी पास बिठाकर। इसी चक्कर में मोदी जी मलेशिया में भी नहीं जा रहे। मलेशिया में आसियान इजलास हो रहा है जहाँ इनको जाना था, लेकिन अब वर्चुअली इस इजलास में शिरकत करेंगे क्योंकि ट्रंपू भी वहाँ मौजूद होगा। वैसे मोदी आलमी तकरीबात में दौरों के लिए मशहूर हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से तकरीबन 5 महीनों से मोदी जी खामोश रहते हैं, तन्हा रहते हैं, किसी से नहीं मिलते, ना ज़्यादा इजलास में शिरकत करते हैं और ट्रंपू के सामने तो बिल्कुल भी नहीं आते। मुझे लगता है मोदी जी को मई के महीने में कोई गुप्त रोग लग गया है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मशरिकी थिएटर कमांड ने हाल ही में एक ऐसी वीडियो जारी की है जो इसकी तेज़ी से बढ़ती हुई ड्रोन सलाहियतों का वाज़ेह सबूत है। इस वीडियो में ASN-301 नामी एक जदीद एंटी रेडार ड्रोन को
लाइव फायरिंग मशक के दौरान दिखाया गया है। ये वही ड्रोन है जो माजी में सिर्फ दफाई नुमाइशों में दिखाया जाता था, मगर अब ये बाकायदा तौर पर चीन की जंगी फोर्सेस में शामिल हो चुका है। ये ड्रोन ख़ास तौर पर दुश्मन के रेडार सिग्नल्स को तलाश करके उन्हें तबाह करने के लिए बनाया गया है, यानी वो रेडार जो फ़ज़ाई दफाई निज़ाम को मदद फ्राहम करते हैं। चीनी रियासती मीडिया की जानिब से जारी करदा ये टेस्ट वीडियो इस बात की तरफ इशारा करती है कि चीन अब अपने ऐसे दुरुस्त निशाना लगाने वाले खुदकार हथियारों की तैयारी में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की निगरानी और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चैलेंज कर सकें, ख़ासतौर पर उन इलाकों में जहाँ तनाज़े का ख़तरा ज़्यादा है, जैसे कि ताइवान के गिर्द समुद्री खिता। वीडियो में एक ख़ास किस्म का ट्रक दिखाया गया है जिस पर 6 ट्यूबों वाला लॉन्चर सिस्टम नस्ब है। हर ट्यूब में एक AN-301 ड्रोन रखा गया है। ये लॉन्चर चीन के FAW MV3 6x6 फौजी ट्रक के चेसिस पर लगाया गया है, जो पहले ही तोप खानों और मिसाइल सिस्टम्स की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होता है। इस सिस्टम की ख़ास बात यह है कि इसे फ़ौरन किसी भी इलाके में पहुंचाकर बेहक वक्त 6 ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं। इस तरह चीनी फ़ौज दुश्मन के रेडार पर अचानक और हम आहंग हमला कर सकती है, बगैर किसी पेशगी वार्निंग के। अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक ख़ासतौर पर ताइवान, जापान और बहरुल काहिल में तैनात अमेरिकी फ़ौज के लिए ये एक नया और संगीन ख़तरा है, क्योंकि ये ड्रोन सैकड़ों किलोमीटर दूर से लॉन्च किए जा सकते हैं और हदफ के इलाके के करीब फ़िज़ा में चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे ही दुश्मन के रेडार ऑन होते हैं, ये फ़ौरन उस पर हमला कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अहम रेडार सिस्टम्स मसलन अमेरिका के एजिस, बहरी जहाज़, हवाई निगरानी के सिस्टम्स और ज़मीनी रेडार अब हकीकी वक्त में इन ड्रोन्स के निशाने पर आ सकते हैं। अगर एक ही वक्त में कई AN-301 लॉन्च किए जाएँ तो दुश्मन के फ़ज़ाई निगरानी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो सकती है। इन हमलों से इब्तदाई मरहले में रेडार सिस्टम्स या तो आर्जी तौर पर बंद पड़ सकते हैं या मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकते हैं। नतीजतन इत्तेहादी फोर्सेस की कमांड एंड कंट्रोल लाइन में रुकावट पैदा हो जाएगी और उनके कीमती अहदाफ जैसे कि अड्डे, जहाज़ और रेडार स्टेशन बाद के मिसाइल या ड्रोन हमलों के लिए आसान शिकार बन जाएंगे। रवायती मिसाइलों के बरक्स AN-301 ड्रोन तवील वक्त तक फ़िज़ा में रह सकता है, इसलिए रेडार ऑपरेटर्स को अक्सर अपने सिस्टम्स बंद करना पड़ता है ताकि इनका सिग्नल पकड़ा ना जाए। लेकिन जैसे ही वो बंद करते हैं, इनकी दफाई सलाहियत ख़त्म हो जाती है। ये एक ऐसा ख़तरनाक चक्कर है जो दुश्मन के फ़ज़ाई दफाई निज़ाम को अंदर से तोड़ देता है। ये ड्रोन बुनियादी तौर पर दुश्मन के एक्टिव रेडार सिग्नल्स को ढूंढकर उन्हें तबाह करने के लिए बनाया गया है। तकनीकी लिहाज से ये ड्रोन 2 से 16 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी तक के रेडार सिग्नल्स को पकड़ सकता है, यानी वो फ्रिक्वेंसी रेंज जिस पर आमतौर पर इब्तदाई वार्निंग और हदफ निशाना बनाने वाले रेडार काम करते हैं। ये एक डेल्टा विंग डिज़ाइन रखता है जिसके पीछे एक छोटा पिस्टन इंजन लगा होता है जो प्रोपेलर को चलाता है। इसका वज़न तकरीबन 135 किलोग्राम है, लंबाई 2.5 मीटर है और परों का फैलाव 2.2 मीटर तक बताया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रफ्तार 220 किलोमीटर फ़ी घंटा है और इसकी रेंज 290 किलोमीटर है और फ़िज़ा में 4 घंटे तक रहने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर एक ताकतवर हाई एक्सप्लोजिव वारहेड होता है जिसमें तकरीबन 7000 धाती टुकड़े यानी कि प्री फॉर्म्ड फ्रेगमेंट्स शामिल होते हैं। ये टुकड़े रेडार एंटीना, सेंसर अरे और कंट्रोल सिस्टम्स को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना देते हैं। इसके रेडार होमिंग सिस्टम की रेंज तकरीबन 25 किलोमीटर तक है, जो आखिरी मरहले में हदफ को खुद ब खुद लॉक करके तबाह कर देता है। ये ड्रोन कोल्ड लॉन्च सिस्टम के जरिए ट्यूब से निकाला जाता है, यानी पहले इसे बगैर धमाके के बाहर फेंका जाता है और फिर फ़ौरन इसका इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसकी नेविगेशन GPS है और इनर्शियल सिस्टम पर मुश्तमिल है और कुछ मॉडल्स में डाटा लिंक भी शामिल है ताकि परवाज़ के दौरान हदफ तब्दील किया जा सके या मिशन मनसूख किया जा सके। लॉन्च के फ़ौरन बाद ट्रक नई जगह मुंतकिल हो जाता है ताकि दुश्मन के जवाबी हमले से बचा जा सके। AN-301 को ख़ास तौर पर PLA ईस्टर्न थिएटर कमांड में तैनात किया गया है, वही फ़ौजी इलाका जो ताइवान और मशरक़ी चीन के समंदर में ऑपरेशंस की निगरानी करता है। ये कमांड चीन की 5 बड़ी इलाकाई कमांड्स में से एक है और ताइवान के ख़िलाफ़ किसी भी मुमकिन तनाज़े में मरकज़ी किरदार अदा करती है। तो उम्मीद है आपको आज की अपडेट्स पसंद आई होंगी। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।